राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सेमेस्टर कार्यक्रम है उसमें एमए के प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे हैं। और यह तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के संबंधित प्रश्नों को पूछता है। तो इसमें जो है हमने पहले विद्यापति का परिचय देख लिया है। अब हम देखते हैं विद्यापति के गीतों का मूल्यांकन गीत काव्य के प्रमुख तत्वों के आधार पर। तो हमने समय के साथ विद्वानों ने गीति का जो काव्य है, गीति में जो काव्य है, गीतों की तरह का जो काव्य है, उसका वर्गीकरण किया है। उसमें कुछ उसके कुछ प्रमुख तत्व पहचाने हैं। अब वो प्रमुख तत्व क्या है, पहले तो हम उनको देखते हैं कि क्या ऐसे तत्व होते हैं, कुछ क्या ऐसी बातें होती हैं किसी काव्य में तब जब वो गीति काव्य कहलाता है। तो पहले ये समझते हैं कि क्या क्या तत्व होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो इनमें जो 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं विद्वानों ने, पहला है भावात्मकता, स्वानुभूति का प्रकाशन या वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, शैली की कोमलता एवं मधुरता, संक्षिप्तता, मुक्तक शैली। तो इसमें भावात्मकता, देखिए भावात्मकता हम लोग जानते हैं। भाव किसको कहते हैं, भाव या भावनाएं हम किसको कहते हैं हम जानते हैं। तो भावात्मकता का अर्थ यहाँ पर क्या है कि ऐसा काव्य जिसमें भाव ऐसा हो कि आपको बांध ले भाव को। कैसे, तो देखिए उदाहरण देखिए विद्यापति के गीतों में एक उदाहरण देखिए। नायक कृपा नायिका को अकेला रात में छोड़कर मथुरा चला जाता है। अब आज के समय में हम लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा सोच नहीं सकते, क्योंकि कोई जाता है तो उसको बता के जाता है, सामान्यतः है। पर आज भी ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से कोई ऐसा काम करता हो जिसमें कि बगैर बताए चला जाए वो नायिका को, पत्नी को, नायिका को। यहाँ नायिका की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब ये नायिका की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों लोग साथ में हैं तब। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मिले नहीं है, या मतलब यहाँ पर ये मानना पड़ेगा हमको कि विवाह करके या विवाहेतर संबंध कोई भी परिस्थितियां हो, वो नायक और नायिका साथ साथ हैं, साथ साथ रहते हैं। तो उसके बाद वो अचानक चला जाता है। अब स्वाभाविक है भाई, लड़की को जो नायिका रह गई है उसको दुख होगा। दुख क्या होगा कि मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, अब गया है तो क्यों गया है और किस कारण, क्या करने गया है, वापस आएगा, कब आएगा, इत्यादि ये सब समस्याएं आती हैं मन में। अब और यहाँ तक उसके मन में जो नायिका है उसके मन में ऐसे तक भाव आ रहे हैं कि भाई अगर मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो मैं योगिनी का वेश रख के चली जाती तो सही। अब जाने के कारण क्या हुआ, अचानक चले जाने के कारण उसे विरह का अनुभव हो रहा है। तो ये भाव है, और इस भाव को ये देखिए इस कविता में इन्होंने अच्छी तरीके से परोया है। कह रहे हैं कि चले गए, बताए, मतलब ये भी है, कह रहे हैं कि हमको तो पता नहीं था, अचानक चले गए। और अब ये जीवन जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है, जीवन दिन काटना मुश्किल हो रहा है। देखिए ना, हेया बिनु बिहरी न जाए, हृदय मोर बड़ दारुण रे, हृदय में बहुत दुख हो रहा है। और आचल बालम निस्मोर, जानल कति खन के तेज गेल रे, बिछरल चकेवा जोर। तो जो चकवा होता है, चकवा चकवी का उदाहरण देकर वो कह रहे हैं कि नायिका मतलब नायक चला गया और नायिका नहीं है। तो स्वाभाविक है, इसमें तो जो नायिका के हृदय के भाव हैं बड़े स्पष्ट आ रहे हैं, बड़े आराम से मिल रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जो दो लोग एक दूसरे को जिनके आपस में प्रेम होता है, उनके लिए इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति, भावों का मन में आना बड़ा ही स्वाभाविक होता है। तो पहले तो इनके गीत काव्य में भावात्मकता है कि नहीं है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं वैयक्तिकता।
वैयक्तिकता का अर्थ होता है व्यक्ति परक, या यूं कहें कि जिसमें आपको व्यक्ति का व्यक्ति भाव मिले। कि व्यक्ति भाव का अर्थ क्या है यहाँ पर? देखिए, एक तो होता है सार्वजनिक भाव और एक होता है व्यक्ति भाव। सार्वजनिक भाव मतलब कोई ऐसी बात कही जाए कि जैसे सब लोग उधर जा रहे थे, सबने सूरज देखा, या फिर ऐसे कहें कि सूर्य को देखकर, सूर्य के उजाले को देखकर मेरे मन में उल्लास की उमंग जाग उठी। तो अब सबकी बात नहीं हो रही है, व्यक्ति की, मैं अपनी बात कह रहा हूं, या कोई कहने वाला जो लेखक, नायक, कवि है, वो अपनी बात कह रहा है। तो वैयक्तिकता होनी चाहिए गीतों में। वैयक्तिकता आवश्यकता है, उसका गुण होता है और वो होना चाहिए। तो वस्तु की दृष्टि से गीत काव्य ज्यादातर आत्मपरक होता है। आत्मपरक मतलब अपनी बात करता है। इसमें मानवीय संवेदनात्मक तत्वों जैसे इच्छा, संवेग, भावना आदि की प्रधानता होती है। तो देखिए कैसा रहता है, कतन वेद मोहि देहि मदना, कहा मोह सखी कहा मोह, तक तकर अधिवास को की मोरा जीवन, की मोरा जीवन, की मोरा चतुरपने। तो ये देखिए, इसमें भाषा, अब ये भाषा जैसे हम आजकल हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन लगभग वैसी लगती है। ऐसा लगता है बात समझ में आ रही है कि मुझे इच्छाएं जो हैं वो मेरी वेदना दे रही हैं। तो इसी प्रकार से मुझे, मतलब समाज की बात नहीं हो रही, व्यक्ति की बात हो रही, व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। तो हम, और ये गीतों का ये जो भाव है, ये जैसे हम अपनी जो हिंदी फिल्में उनमें देखते हैं, अधिकांश क्या, लगभग 90-95% और भी अधिक गीत, उसमें क्या होता है, नायक या नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं, अपना कष्ट बता रहे होते हैं, अपने मन में क्या भाव आ रहा है वो बता रहे होते हैं। वो कुछ होते हैं जो समाज की स्वतंत्रता की ऐसी कोई बात करते हैं, पर अधिकांश गीत जो हैं वो नायक और नायिका के बीच में आपस में होते हैं। वो जैसे विरह के, या वेदना के, या जैसे आज के उर्दू में कहते हैं बेवफाई के, तो इस प्रकार के, तो वो सारे वैयक्तिक गुण होते हैं उनमें। और ये इनके विद्यापति की कविताओं में, गीतों में हमको दिखता है। इसके बाद आती है संगीतात्मकता की बात। तो संगीतात्मक क्या है? संगीत का क्या होता है, जैसे कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें संगीत, इस बात को हमें अगर समझना तो बड़े, आजकल पहले के समय में समझना थोड़ा कठिन था, लेकिन आज तो बड़ा आसान है। कैसे? कई गीत ऐसे होते हैं जो सुनने में उनके साथ उनकी लय, धुन, एक तो गीतकार ने गीत लिखा, फिर संगीतकार ने उसके लिए संगीत बनाया। तो कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें संगीत बनाना बड़ा मुश्किल होता है, उनके बोल ऐसे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, गीतकार ऐसे गीत लिखते हैं जिन पे संगीत बनाया जा सके। तो इनकी जो बातें हैं, विद्यापति की बातों में के गीतों में संगीतात्मकता है। और इनके पीछे एक और कारण भी है। देखिए, उस समय में और आज भी, आप उसका एक सबसे बहुत ही अच्छा उदाहरण है तुलसीदास जी की रामायण का। उन्होंने उसको भाव प्रवण बनाने के साथ साथ कुछ संगीतात्मक ऐसा बनाया कि लोगों को गाने में, रामचरितमानस को गाने में बड़ा आनंद आता है। वाल्मीकि रामायण को शायद उतना गाने में, हालांकि वो भी संस्कृत के अनुष्टुप छंद में है, तो उसमें भी गाने का आनंद आता है, लेकिन जो सरलता रामचरितमानस में वो नहीं मिलती। इसी प्रकार ऐसा गीत जो कि गाने में, जिसमें संगीत आसानी से जिसके साथ जुड़ सके, वो कहलाते हैं संगीतात्मक। अब यहाँ देखिए, बाजति दृग धैद्रिय द्रिमिया नटति कलावती माति श्याम संग, डम 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 डिमिक डिमडा बादल। ये जो एक साथ शब्द आते हैं ना, एक के बाद एक, बार बार दो बार आते हैं, डम डम डम्फ, डिमिक डिम बादल, मादल। तो ये सब चीजें जो हैं ये संगीतात्मक बनाती है इसको। तो इस प्रकार के जो उनके, स्वाभाविक है, इसलिए संगीतज्ञ की तरह बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके वो गीत बनाते हैं ऐसे जिन पर संगीत आसानी से बन सके, बनाया सके, ताकि लोग उसका आनंद ले सकें और उनका गीत, जो उनकी कविता है, लोगों को रुचिकर हो। कोई भी कवि, कोई भी लेखक जब लिखता है तो उसके मन में ये बड़ी ओप हो रहती है कि लोगों को मेरी लिखा हुआ पसंद आए, अच्छा लगे।
तो हर समय के लोग, उस समय के जो कवि होते हैं, वो अपने समय के हिसाब से उस प्रकार के प्रयोजन करते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं उनके संगीतात्मकता के। अब चौथा तत्व देखते हैं, शैली की कोमलता एवं मधुरता। कोमलता और मधुरता, तो भाषा की जो कोमलता होती है उसमें कौन से शब्द जो कैसे भाव ला रहे हैं और कैसे मन को अच्छे लग रहे हैं, वो भी बात होती। सुतले चलाऊं हम गरवारे, गरवा मोतीहार, रात जगन बिनु सरवारे। देखिए हमने चित्र में देखा था ना, जैसे मोतीहार जो बिहार में जगह है, उसकी बात कह रहे हैं। तो ये सब जो शैली है वो कोमल होती है, तो गाने वाले सुनने वाले उसको मन का बड़े चाव से उसका आनंद लेते हैं। अब ये क्या बात हो रही, विरहिणी नायिका का ये स्वप्न, एक और उस स्वप्न में प्रिय के स्पर्श के कल्पित सुख का स्मरण टूटने कांड तिरोधान तथा इससे उत्पन्न एक निविड़ वेदना का कितना सहज स्वाभाविक चित्रण। विरहिणी, फिर से विरहिणी की आई, और विरहिणी वाले में तो स्वाभाविक है थोड़ा कोमलता और भी चाहिए, क्योंकि विरहिणी जो होगी वो अगर दो तरीके से विरहिणी हो सकता है व्यक्ति। एक तो ऐसा होता किसी विरहिणी की बात हो रही हो और कोई बड़ी कर्कश स्वर में कहे, तो सुनने में कैसा लगेगा, ऐसा अजीब सा लगेगा कि कैसा विरह है ये। विरह में तो दयनीयता होती है, कोमलता होती है, मधुरता होती है। अब हम पांचवें तत्व पे चलते हैं, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब स्वाभाविक है, बहुत थोड़े में बात कह देना। अब ये देखिए, सहज आनन सुंदर रे, भाव सुरे खली आंख, पंकज मधुकर रे, उड़े परसारल पांख। अब देखिए कितने आराम से उन्होंने साधारण किसी की सुंदरता के बारे में कितने थोड़े से शब्दों में बता दिया कि कितनी सुंदरता है। पंकज मधुकर रहे, जैसे कि पंकज कमल जो होता है, कमल के फूल की तरह या मधु की तरह मीठा है। तो वो ये चीजें जो है, इनसे क्या होता है, थोड़े से में बात पूरी कह दी जाती है। और जो आखिरी है छठी, वो है मुक्तक शैली। मुक्तक शैली का मतलब होता है सुधा। मुक्तक मतलब एक ही बात में एक मुक्त, उसका कोई मुक्त उस कवि को कहते हैं, उस प्रकार की कविता कहते हैं जिसमें एक ही भाव की निवृत्ति होती है और ये समझ में आता आसानी से। जैसे कनक कमल मध्य काल भुजंगिनी श्रीयुत खंजन खेला, नाभ विवर रंग संग रोम लतावली भुजंग निशा से पियासा। एक एक लाइन में ही बात पूरी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से विद्यापति ने उन सब चीजों का अपनी कविताओं में प्रयोग किया जिससे कि उनकी कविताओं को सहज भाव में लोग बाग आनंद लेकर, और बहुत बहुत लंबी, देखिए आज के समय में होता है बड़ी बड़ी उपन्यास, बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में क्या था, लोग तो अब कागज पेन किताबें तो थी नहीं, तो व्यक्ति बोल के एक दूसरे को बताता था। अब उसमें बहुत बड़ी बात लिखोगे आप तो कहाँ तक चलेगी, याद ही नहीं रहेगा कहने के लिए। तो इस प्रकार हमने विद्यापति का देखा। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्यापति किस प्रकार के कवि थे। चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलते हैं।